हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NCERT साइंस। आज आपको 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र करवाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। दी सब्सटेंस विच आर एडिड टू सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। जो पदार्थ मिट्टी के अंदर मिलाए जाते हैं मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए और पेड़ों की अच्छी ग्रोथ कराने के लिए, उन्हें मैन्योर और फर्टिलाइज़र बोलते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइज़र के अंदर डिफरेंस होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। मैन्योर प्राकृतिक खाद जो गाय भैंस के गोबर से बनती है और गले हुए पत्तों आदि से बनते हुए मैन्योर प्राकृतिक खाद कहलाती है। फर्टिलाइज़र्स जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, जो केमिकल्स के यूज़ से बनाए जाते हैं, उन्हें फर्टिलाइज़र्स बोलते हैं। सोइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप्स। सोयल मिट्टी मिनरल और पोषक तत्व फसल तक पहुंचाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये पोषक तत्व प्लांट की ग्रोथ में सहायक होते हैं। इन सर्टेन एरिया, कुछ भागों में फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। कुछ भागों में किसान एक ही द फील्ड नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। उन खेतों को कभी भी वीरान खाली नहीं छोड़ा जाता और कभी बिना बिजाई के नहीं छोड़ा जाता। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स। अब हमें ये सोचना है कि उसके पोषक तत्व क्या होता है। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेकिंग द सोइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अगर निरंतर रूप से मिट्टी में फसल को उगाते रहेंगे तो साधारण सी बात उसकी उपजाऊ क्षमता कम होती चली जाएगी। देयरफॉर farmer to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients। इसी कारण से किसान मिट्टी के अंदर खाद और फर्टिलाइज़र डालते हैं जिससे वे अपनी उपजाऊ क्षमता को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। मिट्टी में खाद डालने के प्रोसेस को मैन्योरिंग बोलते हैं। इम्प्रूवर और सफिशिएंट मैन्योर रिजल्ट्स इन वीक प्लांट। उचित मात्रा में खाद डालने से वीक कमज़ोर पौधे भी उगने लग जाते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। मैन्योर खाद प्राकृतिक सब्सटेंस से बनी हुई होती है जो बनते हैं पेड़ पौधों और जानवरों के वेस्ट से। फार्मर्स डंप plant and animals waste in pit at open places and allow to decompose। किसान बड़े बड़े खड्डे खोद कर उनके अंदर पशुओं और पेड़ पौधों के वेस्ट सब्सटेंस को डाल देता है और नेचुरल डिकम्पोजर्स की प्रोसेस के द्वारा कुछ समय के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें गला देते हैं और वह मिट्टी बन जाती है, खाद बन जाती है। डिकम्पोज्ड मैटर इज ऑर्गेनिक मैन्योर। यह प्राकृतिक ऑर्गेनिक मैन्योर वह होती है जो जीवित वस्तुओं के वेस्ट पदार्थ से बनी हुई हो। यू हैव लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। हमने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में 6th क्लास में पढ़ा था, जिसके अंदर हमें बताया गया था कि बड़े बड़े गड्ढों में पेड़ पौधों के वेस्टों को डाल के उन्हें गलाया जाता है। इन विच वॉज द फास्टेस्ट ग्रोन। फर्टिलाइजर्स और केमिकल सब्सटेंस। मैंने आपको ये पहले भी बता दिया था कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या अंदर होते हैं, या भी ये बताए जा रहे हैं। जैसे फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर लेफ्ट इन रिच पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। दीज आर इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर्स। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री। फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। सम फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमीनो सल्फेट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम। NPK, N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस और K से पोटासियम।
द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हेल्प द फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड। फर्टिलाइजर्स के यूज से किसान अच्छी उपजाऊ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बना देते हैं, जिससे उन्हें अच्छी फसल प्राप्त होती है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स है, अगर फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है तो उनकी फर्टिलिटी कम भी हो जाती है। यह बोला भी जाता है ओवरडोज ऑफ एवरीथिंग मेक इफेक्ट बैड इफेक्ट। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो फैक्ट्री में बनते हैं, वाटर पोल्यूशन का भी एक मुख्य सोर्स है, क्योंकि हम खेतों में फर्टिलाइजर डालेंगे, फिर उन खेतों की सिंचाई करेंगे, तो सिंचाई के पानी के साथ साथ वे फर्टिलाइज़र मिलकर ज़मीन के अंदर चले जाएंगे, जिससे ज़मीन के पानी को दूषित कर देंगे। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सोयल, इसलिए हमें मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने के लिए ज़्यादातर खाद जो पेड़ पौधों पशुओं के वेस्ट से बनी उसका प्रयोग करना चाहिए। फर्टिलाइजर्स का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। यह मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखता है। द मैन्योर इम्प्रूव सोइल्स टेक्सचर। खाद सोयल की गैसों की आदान प्रदान क्षमता तथा पानी होल्ड करने की कैपेसिटी को भी बढ़ा देती है। इट रिप्लेसेस द सोयल विद द न्यूट्रिएंट्स, और यह मिट्टी में सोयल में न्यूट्रिएंट्स भी भर देते हैं। अनदर मैटर ऑफ रिप्लेसिंग द सोयल्स विद न्यूट्रिएंट्स इन द क्रॉप इज क्रॉप रोटेशन। और जो दूसरा मेथड है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने के का, उसे बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में होता है जिस प्रकार, जैसे अब हमने खेत में गेहूँ बो दिए, फिर हमने उसी खेत में ज्वार बो दी, इस प्रकार से हमें अलग अलग फसल उगाते रहेंगे तो उससे मिट्टी बांझ नहीं होगी, उसकी उपजाऊ क्षमता निरंतर बढ़ती रहेगी। अब हम यहाँ पे आते हैं, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये वो डिफरेंस जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच। फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक साल्ट। यह इनऑर्गेनिक है, ये मतलब ये ऑर्गेनिज्म से नहीं बनी है, ये फैक्ट्री में बना, प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। ये मिट्टी को नमी प्रदान नहीं करते हुमस। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन नाइट्रोजन इनमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटासियम अधिक मात्रा में होता है। मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑफ मैन्योर प्राकृतिक सब्सटेंस हैं जो पशुओं के गोबर इत्यादि से और प्लांट रेडिस और टूटे हुए प्लांट गलने के बाद उनसे प्राप्त होता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड। मैन्योर को खेतों में ही बनाया जा सकता है। मैन्योर हुमस प्रदान करती है मिट्टी को। मैन्योर रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, परंतु मैन्योर फर्टिलाइजर्स की अपेक्षा कम न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर रखती है। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ मैन्योर्स। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर than fertilizers. This is because it enhances the water holding capacity of soil. यह मिट्टी की पानी ग्रहण करने की तथा पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। It makes the soil porous due to which exchange of gases become easy. यह मिट्टी की छिद्रों को खोल देती है जिसके कारण गैसों का आदान प्रदान अच्छी तरह से होता है। It increases the number of friendly microbes. यह मिट्टी के अंदर अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्षमता बढ़ा देती है, संख्या बढ़ा देती है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर। ये मिट्टी की गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इरिगेशन, सिंचाई। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड्स वाटर टू लिव। प्रत्येक जीवित रहने वाले प्राणी को जल की आवश्यकता होती है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। जल बहुत ही आवश्यक है प्रॉपर ग्रोथ के लिए और विकास के लिए, पेड़ पौधों, फलों, फूलों और अन्य पौधों के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट रूट्स। पेड़ों के अंदर पानी उनकी जड़ों के द्वारा सोख लिया जाता है। अलोंग विद वाटर मिनरल्स, पानी के साथ साथ वे मिनरल्स, फर्टिलाइज़र, खाद और वे भी सोख लेते हैं। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। पेड़ पौधों के अंदर लगभग 90% पानी होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। पानी पेड़ पौधों में इसलिए भी आवश्यक होता है क्योंकि
जो पेड़ पौधों के बीज होते हैं वह सूखी ज़मीन पर कभी भी नहीं उगेंगे, उन्हें भी उगने के लिए मॉइस्चर चाहिए। न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट्स। जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए हैं वह जाइलम फ्लोएम टिश्यू होते हैं, उनके द्वारा पूरे प्लांट में फैला दिए जाते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट। जो पानी होता है वह फसल को ज़्यादा ठंड पाले से भी बचाता है और हॉट एयर करंट और गर्म हवाओं से भी बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सोइल, और यह मिट्टी की नमी को बनाए रखता है। एंड हेल्थी क्रॉप्स ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली, और जो हेल्थी क्रॉप्स होती हैं उन्हें अच्छी तरह से उगाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। दिस सप्लाई ऑफ वाटर इज क्रॉप्स इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इरिगेशन। वह प्रक्रिया जिसके अंदर निरंतर समय के अंतराल के पश्चात समय समय पर पेड़ पौधों को पानी दिया जाता है, इससे इरिगेशन बोलते हैं। सिंचाई दी टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरियस क्रॉप्स सोइल एंड सीजन टू सीजन। सिंचाई करने का समय प्रत्येक फसल का मिट्टी का तथा मौसमों का अलग अलग होता है। इन समर्स दी फ्रीक्वेंसी वाटर इज हाई। अगर गर्म मौसम है, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी को अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसका कारण यह है कि ड्यू टू इंक्रीज इन इवापोरेशन रेट, इसके कारण जो मिट्टी इवापोरेशन होता है वाष्पीकरण, जिसके अंदर पानी भाप में बदल जाता है। गर्मियों में यह वाष्पीकरण की विधि तेज़ी से होती है, जिसके कारण अधिक गर्मियों में पेड़ पौधों को तथा मिट्टी को अधिक जल की आवश्यकता होती है। सोर्स ऑफ इरिगेशन, द सोर्स ऑफ इरिगेशंस आर वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड कैनाल्स। यह क्वेश्चन भी बन सकता है। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के साधन, वेल्स कुएं, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स तालाब, लेक, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। अब आता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। प्राचीन काल में सिंचाई कैसे की जाती थी। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स लेक्स आर लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन। कुओं से और नालों से, नहरों से पानी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न तरीकों से निकाला जाता था। कैटल्स और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन मेथड। इसके अंदर पशुओं का भी और ह्यूमन लेबर, इंसानों का भी यूज़ किया जाता था। सो देयर मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। यह सस्ते साधन थे परंतु यह अधिक समय लेते थे। दी आर मोट जिसे रैट बोलते हैं, ये हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। मोट है, इसके अंदर बैल के द्वारा पानी को खींचा जाता था और फिर ये ऐसे पानी को यहाँ पर ऐसे डाल देता था। चैन पुली, इसके अंदर यहाँ पे चैन के द्वारा इस पानी को खींचा जाता था। ये धेगली, इसके अंदर एक तरफ वजन डालकर पानी को खींचा जाता था। और ये रैट, इसके अंदर ये बैल इसको यहाँ ऐसे राउंड गोल घुमाता है, जिसके से ये बाल्टियों के द्वारा ये पानी बाहर निकलता है और ऐसे सिंचाई होती है। थैंक्स गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।